गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने 9th क्लास की सेकंड चैप्टर चल रहा था। अपने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे संबंधित अपन ने बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने मिश्रण के अंदर घटकों के पृथक्करण की विधियां पढ़ी थी, जिसके अंदर सारी विधियों के बारे में आपने डिटेल से बात कर ली थी लास्ट क्लास तक। पृथक्करण के शुद्धकरण की विभिन्न विधियों के बारे में लास्ट क्लास तक पूरी डिटेल से बात कर ली थी। पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है, क्रिस्टलन है या फिर आपके जो आसवन है, प्रभाजी आसवन है, इससे संबंधित, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पृथक्करण की सारी विधियां, क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाजी आसवन, इन सब से संबंधित पूरी बातें कर ली थी। तो आज अपन इसके आगे आपके ये लास्ट क्लास रहेगी, जिसके अंदर आज आपके ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा है वो? अध्याय नंबर 2 है जो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे संबंधित सारी बातें आपके हो जाएगी। तो आज अपन पढ़ेंगे आपके ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे आपके शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। मतलब ये तो पढ़ लिया अपन ने, शुद्ध कैसे किया जाता है। अब इन शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, इससे संबंधित अपन को बातें करनी है कि शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में। तो इसके अंदर अपन पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व एवं यौगिकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थों को अपने 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो आपके है तत्व और नंबर 2 है आपके यौगिक। तत्व और यौगिक से संबंधित अपन इन 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले इनकी परिभाषाएं, फिर उसके बाद में इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो पढ़ेंगे, और इसके बाद में ये आपकी आज सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, तत्व। और इसके आगे अगला चैप्टर आपके नंबर 3 रहेगा, परमाणु और अणु के अंदर बातें करेंगे। तो तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व तो आप जानते होंगे, आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। आवर्त सारणी जो शुरू की क्लास में मैंने बताया भी था। आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं, लगभग आपके 118 लगभग तत्व हैं। जैसे ये आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस प्रकार से ये सारे जो तत्व हैं, ये 1 से लेकर 10 तक तत्व हैं। ये इसका हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह आता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है और नाम इसका हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से तत्व ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, और इन तत्वों के अंदर कौन कौन से आते हैं। तत्वों के अंदर 3 प्रकार के तत्व होते हैं। एक तो होती है आपकी धातुएं आती है, मेटल्स, एक आती है अधातुएं, और एक होती है उपधातुएं। इन 3 भागों में बांटा जाता है तत्वों को, धातु, अधातु और उपधातु। धातु आवर्त सारणी के अंदर ज़्यादातर तत्व जो क्या हैं वो धातुएं हैं, कुछ एक तत्व क्या है अधातुएं हैं, और 7 क्या हैं आपके उपधातुएं पाई जाती है, जिसके अंदर धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इससे संबंधित पढ़ेंगे। कुछ इनके स्पेसिफिक गुणधर्म हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। स्पेसिफिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहले तत्व के बारे में किसने बताया था, आपके एक वैज्ञानिक हुए थे, तत्व के बारे में बताया था रॉबर्ट बॉयल। वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट बॉयल ने। तो सबसे पहले तत्व के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, जिन्होंने बताया था 1661 के अंदर। कब बताया था, 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो वो थे आपके कौन थे, रॉबर्ट बॉयल। ये ध्यान रखना, रॉबर्ट बॉयल, जिसने तत्व शब्द का प्रयोग किया। और इसकी परिभाषा देने का श्रेय वैज्ञानिक जाता है एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए को। तो शब्द किसने दिया था, शब्द का प्रयोग तो किया था आपके रॉबर्ट बॉयल ने। और इसकी परिभाषा तत्व की परिभाषा का प्रयोग का प्रतिपादन किया था सबसे पहले किसने, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रसायनज्ञ थे
रसायनज्ञ, फ्रांस के रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंट लवोजिए। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिन्होंने किसके बारे में, तत्व की परिभाषा के बारे में बताया। तत्व की परिभाषा का तत्व की परिभाषा को क्या किया था, प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था आपके वैज्ञानिक हुए थे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने। तो उनके अनुसार तत्व क्या है, आपके एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर के अनुसार है आपके तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। परिभाषा है इनके अनुसार क्या बताई इन्होंने, जो है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। है। तो ये किसने बताई थी, आपके एंटोनी लेवोजियर के अनुसार, कि तत्व वह पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, जैसे अब ये मार्कर भी ये पदार्थ है, ये आपके जो डस्टर है ये पदार्थ है ना। पदार्थ के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये पदार्थ क्या हो सकते हैं, है ना, किस किस को अपन पदार्थ कह सकते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ लिया था। तो तत्व के बारे में शब्द का प्रयोग करने वाले तो थे रॉबर्ट बॉयल, और परिभाषा देने वाले थे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ये ध्यान रखना। तो शब्द का प्रयोग करने वाले थे रॉबर्ट बॉयल, ये एक बात ध्यान रखें आप, इम्पोर्टेंट बात। तो परिभाषा के अंदर इन्होंने क्या किया कि तत्व वह पदार्थ है, पदार्थ का वह मूल रूप है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित है, मतलब इसको और अपन तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये आपके किसके अनुसार है, क्वेश्चन आता है तत्व की परिभाषा लिखिए, तो ये आपकी परिभाषा हो गई, मूल रूप है रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा और अन्य विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो आपके तत्व है रॉबर्ट बॉयल के अनुसार। और पदार्थ के बारे में तो अपन जानते ही हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, जो अपने पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। ये आपके एंटोनी लेवोजियर के अनुसार परिभाषा हो गई आपके तत्व की। इसके आगे अपन बात करें तत्व के अलावा आपके है, तत्व को साधारणतः क्या होता है, 3 भागों में बांटा गया। मिटा दूँ ये परिभाषा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई होगी, नोट्स बना रहे हो तो आप लिख लेना पूरी चीज़ें, ठीक है ना। तत्व की परिभाषा। अब अपन बात कर रहे हैं कि तत्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, आपके तत्व को 3 भागों में, तत्व साधारणतः 3 भागों में बांट सकते हैं अपन तत्व को। आपके एक तो हो गया धातु, दूसरा है आपके अधातु, और तीसरा है आपके उपधातु, ठीक है ना। धातु, मेटल, नॉन मेटल, और ये आपके मेटलॉइड, ये ध्यान रखना है कि धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, ठीक है, इसको नॉन मेटल, इसको मेटलॉइड। तो तत्व को 3 भागों में बांट सकता है, और सारणी के अंदर भी तो सबसे ज़्यादा तो होते हैं आपके धातुएं होती है, उससे कम अधातु होती है, और सबसे ज़्यादा कम किसकी मात्रा होती है, उपधातु की। तो तीनों के अपन गुणधर्म पढ़ेंगे, सबसे पहले धातुओं के, फिर अधातुओं के, फिर उपधातुओं के। तो पहले मैं आपको धातुओं के गुणधर्म बता देता हूँ। सबसे पहले धातुएं, धातुएं क्या हो सकती है इसके बारे में। तो सबसे धातुओं के गुण,
धातुओं के गुण के अंदर बात करें अपन तो सबसे पहले आपके ये क्या होती है, चमकीली होती है, जैसे सोना है, चमकदार है, तांबा है, तो ये सभी क्या है, सोना चांदी ये सभी धातुएं हैं। तो इनका पहला गुणधर्म क्या है कि चमकीली होती है, जैसे आपके सोना चांदी है ना, तांबा, ये क्या है, धातुएं हैं, तो चमकीली होती है। नंबर 2, इसके अलावा नंबर 2 गुणधर्म है, तो इसका एक विशेष रंग होता है। जैसे सोने का कलर क्या होता है, सोने का कलर होता है आपके पीला होता है, चांदी का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो इनका विशेष रंग होता है, विशेष रंग होता है। इसके अलावा ये ताप तथा विद्युत की, ताप एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ताप एवं विद्युत की सुचालक, सुचालक से मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर विद्युत का एवं ताप का प्रवाह हो जाता है उसे तो अपन क्या कहेंगे, सुचालक। और जिसके अंदर ताप एवं विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे अपन क्या कहेंगे, कुचालक। तो सुचालक से मतलब आगे समझ में, जैसे तांबा है, अपने घरों में अपन देखते हैं कि तार क्या होते हैं, तांबे के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के होते हैं ना। तो तांबा, एल्यूमिनियम ये सभी क्या है, विद्युत के सुचालक है। इसी कारण जो आपके घरों के अंदर लाइट की फिटिंग होती है ना, देखना आप तार होंगे उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है और अंदर तांबे के तार होते हैं ज़्यादातर, और उसके अलावा एल्यूमिनियम के भी तार होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा चालक तो धातु कौन सी होती है, चांदी होती है। सबसे ज़्यादा चालक तो धातु होती है आपके चांदी, लेकिन चांदी क्या होती है, थोड़ी महंगी होती है, इसके कारण अपन तांबे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तांबे और एल्यूमिनियम का, चांदी क्या है, महंगी धातु होने के कारण इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं, तांबे का और एल्यूमिनियम का करते हैं। तो ताप एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है धातुएं। इसके अलावा और गुणधर्म है, सुचालक होती है। इसके अलावा और गुणधर्म है आपके, इसके अलावा है ये तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें। तन्यता का मतलब क्या होता है कि अगर अपन इनको खींचकर तार बना सकते हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है तार बनाने में। जैसे तांबे का तार बनाते हैं अपन कि छोटा सा, जैसे सोने की धातु होती है तो उसको अपन देखते हैं कि कितनी बहुत, जैसे अपन गहने जेवरात देखते हैं आपके घरों में माता जी के या फिर होगा, तो गहनों के अंदर छोटे छोटे जैसे सोने का कोई आभूषण होता है तो उसके अंदर इस प्रकार से खूब सारी कारीगरी की जाती है। तो वो कारीगरी कैसे कर सकते हैं कि वो सोना है क्या है, उसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं के अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है, जिससे क्या होता है उसको अपन पतला तार बनाकर लंबा कर सकते हैं और फिर उस तार से अपन अनेक प्रकार की कारीगरियाँ कर सकते हैं, इस प्रकार से उसके अंदर आकार बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तन्यता का मतलब होता है उसको लंबा करके तार के आकार की संरचना बनाई जा सकती है, खींचा जा सकता है तार बनाना, तन्यता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय धातु भी होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि इनको अगर अपन पीटते हैं, पीट कर चादर बनाई जा सकती है, पीट कर चादर। जैसे आप देखते हो आपके स्कूल के अंदर घंटी होगी जिसके द्वारा पीरियड का चेंज होते हैं, तो वो घंटी किसकी होती है, जैसे अपन देखते हैं पीतल की या फिर तांबे की या फिर लोहे की होती है ना। तो क्यों होती है वो, क्योंकि उनके अंदर आघात वर्तनीयता का गुण होता है। आघात वर्तनीयता का गुण मतलब उनको अपन पीट कर, इस प्रकार घंटी होती है, उसको आप देखते हैं जो आपके व्यक्ति होते हैं जो घंटी लगाने वाले, तो वो क्या करते हैं, इसको पीटते हैं जिससे उसके अंदर से आघात वर्तनीयता मतलब आवाज़ आती है। तो आघात वर्तनीयता का गुण भी धातुओं में पाया जाता है। इसके अलावा ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, जैसे इसको पीटते हैं तो ये क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। पीटने पर क्या करती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब जैसे आप घंटी लगाते हैं तो वो काफ़ी देर तक उसके अंदर आवाज़ आती रहती है, अपन को सुनाई देती है, 2-3 बार सुनाई देती है ना, तो वो प्रतिध्वनि। तो धातुओं के गुणधर्म ये चमकीली होती है, इनका क्या होता है, विशेष रंग होता है, विद्युत की सुचालक होती है, तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का होता है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। तो ये आपके धातुओं के गुणधर्म हो गए। अब इसके बाद में अगला है आपके, इसे धातुओं के उदाहरण भी हो गए आपके सोना, चांदी, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये सभी धातुएं हैं। एक इसका एक्सेप्शन है कि पारा होता है, पारा, Hg मरकरी बोलते हैं इसको। पारा क्या होता है, कमरे के तापमान, सभी धातुएं क्या होती है, ठोस होती है, ज़्यादातर धातुएं क्या होती है, ठोस होती है।
लेकिन एक पारा ऐसी धातु है जो क्या होती है, कमरे के तापमान पर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा बीपी मापने का मशीन है, बीपी मापने का मशीन देखा है या थर्मामीटर देखा है, तो उसके अंदर एक चमकीला पदार्थ जो ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, बीपी जैसे वो प्रेशर करते हैं, बीपी वैसे दबाते हैं हाथ के लगाकर, तो उसके अंदर देखना वो ऊपर चढ़ता है, वो होता है आपके पारा भरा रहता है उसके अंदर। तो पारा क्या एक मात्र ऐसी धातु है जो आपके कमरे के तापमान पर द्रव होती है, बाकी सभी धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। ध्यान रखें ये बात। अब है अधातुओं के गुणधर्म। धातु के हो गए आपके, अब अधातुओं के गुण हो गए आपके, धातुओं के गुण हो गए आपके, जिसके अंदर सबसे पहले ये क्या होती है, विभिन्न रंगों में होती है, इनका विभिन्न रंगों में पाई जाती है, अलग अलग विभिन्न रंगों में होती है। इसके दूसरा है आपके इसके अंदर ये ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है, ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है, ताप एवं विद्युत की क्या होती है आपके, कुचालक होती है। नंबर 4 ये, इसके अलावा इसके अंदर ना तो ये चमकीली होती है, ज़्यादातर धातुएं चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती है। धातुएं तो क्या होती थी, लेकिन ये गुण इसमें नहीं पाए, ना तो ये चमकीली होती है, ना प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, ना ही आघातवर्धनीय, ये गुण इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो अपन एग्जाम्पल से, जैसे हाइड्रोजन है, इसके अलावा आपके ये आयोडीन है, इसके अलावा कार्बन है, ब्रोमीन है, ये सभी क्या है, अधातु हैं, क्लोरीन है, ये सभी क्या है आपके अधातुओं के एग्जाम्पल हो गए आपके, है ना। हाइड्रोजन, आयोडीन, ये प्रतीक चिन्ह लिखे मैंने। इसके अलावा ये आपके कार्बन, ये आपके ब्रोमीन और ये क्लोरीन, ये सभी क्या हैं, अधातुएं हैं। ध्यान रखें। ये तो होगी धातु और अधातु की बातें। अब है उपधातु की बात। अगला है आपके उपधातु, मेटलोइड, जिसके अंदर क्या होते हैं, उपधातु किसे कहेंगे अपन, जो तत्व धातु एवं अधातु, जो तत्व धातु एवं अधातु के बीच के, धातु एवं अधातु के बीच के, धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे, उसे अपन उपधातु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं उपधातु की, तो आपके एग्जाम्पल के अंदर बोरोन क्या है, एक उपधातु है। इसके अलावा आपके सिलिकन, ये भी क्या है, एक आपके उपधातु। इसके अलावा आपके जर्मेनियम, ये भी क्या है, एक उपधातु है। तो इस प्रकार से ये उपधातु हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाती है। आपके आवर्त सारणी में तो क्या है, लगभग खूब से ये हो गए धातु, अधातु और उपधातु के गुणधर्म हो गए। अब अपन बात करते हैं आगे आपके इससे आगे की बात, जिसके अंदर कुछ बातें हैं जो फैक्ट है आपको ध्यान रखने हैं। अपन को अभी तक लगभग तत्वों की 118 तत्वों, लगभग 100 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 100 तत्व हैं आवर्त सारणी में लगभग, जिसके अंदर से 92 तत्व तो क्या है, प्राकृतिक है। 92 तत्व तो प्राकृतिक हैं, बाकी जो बनाए हुए हैं वो सभी क्या हैं, शेष क्या हैं आपके मानव निर्मित, जो मनुष्य क्या करते हैं अभिक्रियाओं के द्वारा बनाते हैं, तो शेष तत्व मानव निर्मित हैं, ये ध्यान रखें। इसके अलावा और एक फैक्ट है आपके 11 तत्व ऐसे हैं, मतलब 11 तत्व कमरे के तापमान पर
गैसें हैं। कमरे के तापमान पर क्या है? गैसें हैं। दो तत्व क्या हैं? जैसे एक तो पारा तथा दूसरा है आपके ब्रोमीन। दूसरा तत्व ब्रोमीन। पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान पर, पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या होते हैं? द्रव हैं। ये ध्यान रखें। ये हो गया दूसरा फैक्ट आपके। इसके अलावा एक है आपके गैलियम और एक होती है आपके गैलियम तथा सीजियम। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है ना। गैलियम एवं सीजियम तत्व हैं जो कमरे के तापमान, कमरे के तापमान का मतलब है 303 केल्विन पर, 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। द्रव अवस्था ले लेते हैं, ध्यान रखें ये बात भी। क्या कि अपन ने 100 तत्व हैं जिसमें से लगभग 92 तो अपन को प्राकृतिक हैं, लेकिन शेष तत्व मानव निर्मित, जिसको मनुष्य प्रयोगशाला में निर्मित कर लेता है। 11 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैसों में होते हैं। 2 तत्व हैं पारा और ब्रोमीन, कमरे के तापमान पर द्रव में होता है। और गैलियम एवं सीजियम धातु है जो क्या होती है 303 केल्विन तापमान से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। अब ये तो हो गई तत्वों के बारे में बात। तत्वों को 3 भागों में बांट लिया, धातु, अधातु, उपधातु। उनके गुणधर्म पढ़ लिए और तत्वों के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी पढ़ लिए। अब इसके आगे अपन बात करते हैं यौगिक के बारे में। पहले मैंने बताया था आपको तत्व क्या होते हैं, अब पढ़ेंगे अपन यौगिक से संबंधित बातें। मिश्रण से संबंधित पहले कर लिया था, यौगिक के बारे में बात करते हैं। अब अगला है आपके यौगिक, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके कंपाउंड। यौगिक क्या होते हैं कि परिभाषा पहले, एक यौगिक वह पदार्थ, एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत, 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनते हैं, उनको अपन क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यौगिक के अंदर क्या होते हैं? नियत अनुपात, मतलब उनका फिक्स अनुपात में मिलाया जाता है। 2 या 2 से अधिक इनको तत्वों को फिक्स अनुपात में बनाते हैं तो उसको अपन यौगिक कहेंगे। जिसको अपन क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों को फिक्स अनुपात में मिलाते हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जिसको अपन एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करते हैं वो आपके यौगिक हो जाएंगे। फिक्स अनुपात में मिलाएंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। जैसे आपके यौगिक की बात करूँ मैं आपके, तो ये एक H2O क्या है? यौगिक है। H2O के अंदर क्या, हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है, तो ये एक निश्चित अनुपात है, तो ये यौगिक हो गया। तो यौगिक की बात हो गई। इसके अलावा ये आपके ये बात करूँ मैं, NaCl है, तो इसके अंदर सोडियम 1 अणु, एक कैल्शियम का, क्लोरीन का अणु, तो ये यौगिक बन गया। ध्यान रखें। तो तत्व और यौगिक से संबंधित एक आपके क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक यौगिक के बाद में कि एक क्रियाकलाप है जिसके अंदर क्या बताया हुआ है कि
फिक्स तत्वों को दो एक ही प्रकार का मिश्रण लेते हैं अपन, और उस मिश्रण को क्या करते हैं आपके, जैसे मैंने एक मिश्रण लिया जिसके अंदर 50 ग्राम तो है आपके लोहे का चूर्ण, 50 ग्राम लोहे का चूर्ण लिया, और 3 ग्राम लिया मैंने, क्या लिया, 3 ग्राम ले लिया आपके सल्फर, 3 ग्राम ले लिया सल्फर। इसको मिक्स करके फिर क्या किया, एक चीनी की मिट्टी की प्याली में डाल दिया, और फिर क्लास के अंदर क्या, इसको इन दोनों को पीस कर चीनी की मिट्टी की प्याली में, चीनी मिट्टी की प्याली में लिया, चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर फिर उसके बाद में चीनी मिट्टी की प्याली में लेकर फिर उसके बाद में इनको मिक्स करके एक क्लास के अंदर आपको 2 भागों में बांटकर 2 समूहों में बांट दिया क्लास के बच्चों को। फिर उसको क्लास के 2 समूह में बांटकर उसको बांट दिया, और उनको अलग अलग प्रकार के परीक्षण करने के लिए कहा गया। अलग अलग प्रकार के परीक्षण से मतलब क्या हुआ कि 2 समूहों में ये मिश्रण दे दिया, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाने के लिए कहा उनको, अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाने के लिए उनको कहा गया, अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाने के लिए कहा। और चुंबकीय गुणों का परीक्षण करने के लिए एक को तो कहा कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, और एक के अंदर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है आपके। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है पदार्थ के 2 गुणधर्मों के बारे में बताया हुआ है कि पदार्थ के गुणधर्म किस प्रकार से आपके दर्शाएंगे। तो पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में बताया हुआ है, जिसके अंदर बात कर लेता हूँ मैं। आपके छोटी छोटी सी बातें हैं 2-3 कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक तो आपके तत्व और यौगिक के अंदर अंतर मैंने बता ही दिया। तत्व और यौगिक, तत्व क्या हो गए कि सरल पदार्थों में बांट नहीं सकते अपन, इसको परिभाषा पढ़ ली, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, और इनको क्या किया जा सकता है, यौगिक को निश्चित संगठन में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, और इनको रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों में विभाजित किया जा सकता है, घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ये ध्यान रखें तत्व और यौगिक के अंदर। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तत्वों के, तो आपके हो जाएंगे कॉपर है, तांबा हो जाएगा कॉपर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी क्या आपके तत्व हैं। लोहा, हाइड्रोजन, ये आपके सभी तत्व आ जाएंगे। इसके अलावा आपके उदाहरण के अंदर आपके यौगिक के अंदर बात करें अपन तो जल आ जाएगा, मेथेन आ जाएगी, जल का मतलब H2O हो जाएगा, मेथेन मतलब CH4 है, और नमक का मतलब क्या हो गया आपके NaCl हो गया। तो ये सभी तत्व हो गए आपके किसके, तत्व और यौगिक में अंतर पूछ लेते हैं। फिर आपके पूछे तो समांगी या विषमांगी में अंतर पूछा जाता है। तो समांगी तो समान संगठन, अब ये तो मिटा दूं, तत्व और यौगिक में अंतर। फिर है समांगी और विषमांगी। तो समांगी में तो क्या होता है, समान रासायनिक संगठन होता है ना, समान संगठन पाया जाता है। और विषमांगी में क्या होता है, असमान संगठन होता है। ध्यान रखें ये बात। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन इनका अंतर आपके बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए बात करें समांगी का एग्जाम्पल, तो जल प्लस चीनी जो पूरी तरह घुल जाती है, इसके अलावा जल प्लस नमक, और इसके अलावा जल प्लस अल्कोहल, ये सभी क्या हैं, समांगी के उदाहरण हो गए। विषमांगी की बात करें अपन तो एग्जाम्पल की बात करें तो बालू प्लस नमक, और एग्जाम्पल की बात करें अपन तो चीनी और नमक, और इसकी बात करें अपन तो
रक्त या फिर तेल और जल, ये सभी क्या है, विषमांगी जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए। तो समांगी और विषमांगी में अंतर हो गया। तो आज ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इसके आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।